Good morning students, class 8th. Welcome back to your SST classes. So class 8th we are doing revision of all the chapters which are going to come, which are in your syllabus of unit 1 examination. Okay, and yesterday I had uploaded one video of class 8th in English is in history, and I had told you all to comment your date of examination, SST, day of examination, timing of the examination and shift of the examination on that YouTube comment on that YouTube video, but nobody has commented. बच्चों, मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो भेजा था, हिस्ट्री में रिवीजन का भेजा था मैंने, लेसन नंबर 1 का, और उसमें मैंने सारे आप लोगों को फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा। 40 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के होंगे और 10 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप सारे बच्चे उस वीडियो पर कमेंट करके अपने SST का एग्ज़ाम आपका किस दिन है, किस तारीख को है, क्या शिफ्ट है, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके बताओगे। बट 2-4 बच्चों को छोड़ करके और किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वही 2-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं और तो कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं और ना ही एग्ज़ाम देगा, क्योंकि अगर बच्चा एग्ज़ाम देगा तो वो मैम की वीडियोस को देखेगा, समझेगा, मैम ने जो बताया कि एग्ज़ाम कैसे होगा, पहले तो वो उसके लिए प्रिपेयर करेगा, फिर तो उसके बाद एग्ज़ाम देगा, या हवा में एग्ज़ाम दे देगा, है ना। तो क्या 3 सेक्शंस हैं, 8th A, B and C। तो क्या सारे बच्चे बस इसी भरोसे बैठे हैं कि टिक मार मार के और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कि कोई बच्चा कायदे से पढ़ाई कर भी रहा है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बच्चा कर रहा है। अगर कर रहा होता तो मेरे पास कम से कम 100 कमेंट्स से ऊपर कमेंट्स आए होते, लेकिन कमेंट्स कितने हैं? 4 या 5 मैक्सिमम। तो ये है आप लोगों का इंटरेक्शन है पढ़ाई को लेकर के, ये आप लोगों का सिंसियरिटी है, वो मुझे यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर इस तरीके से करोगे तो बच्चों बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। अभी स्कूल वगैरह भी खुला तो आप लोग कोई भी चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे ईज़िली, जो भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहिए, ठीक है। आपके स्कूल के टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं, सारे टीचर्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। कोई भी दिक्कत है यहाँ पे यूट्यूब पे पूछो, है कि नहीं। ऑनलाइन मोड में कायदे से पढ़ाई करो, जैसे लग रहा है घर में बस सोए ही रह रहे हो। खैर, अगर कल नहीं किया था कमेंट जिन बच्चों ने कि आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन किस दिन है, वो आज इस वीडियो पे कमेंट करेंगे। हम लोग आज लेसन नंबर 1 जो है ज्योग्राफी का जो है उसके बारे में रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं, जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में ज़्यादा कुछ हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की थी। जब हम लोगों ने इसको चैप्टर को पढ़ा था तब बहुत अच्छे से मैं ऑलरेडी पढ़ाती हूँ, पहले ही बार में मैं एक बार में इतने अच्छे से पढ़ा देती हूँ कि रिविज़न का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक बार खैर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ों का रिवाइज़ कर लो तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। चलो, तो रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने यही समझा था कि एनीथिंग दैट हैज़ वैल्यू और विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। उसके बाद चिपको मूवमेंट के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको मूवमेंट का शुरुआत किया था, जिसमें हम लोगों को जंगल बचाओ अभियान जो था वो था। लोग क्या करते थे, अपने जंगल के पेड़ों से चिपक जाते थे और उसको काटने नहीं देते थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा चिपको मूवमेंट। ओके, और एपिको मूवमेंट भी था, वो साउथ में। एक्चुअली में चिपको मूवमेंट जो था वो नॉर्थ के साइड में हुआ था, और साउथ में जो थे चिपको मूवमेंट का ही नाम जो था बदल दिया गया, एपिको मूवमेंट हो गया। वो कौन सा मूवमेंट था? एपिको मूवमेंट, जिसको पांडुरंग हेगड़े ने, जिसके लीडर थे, जिन्होंने इस चिपको मूवमेंट को कैरी ऑन करने में, एपिको मूवमेंट को कैरी ऑन करने में लीडरशिप निभाई थी। उसके बाद रिसोर्सेज के बारे में फर्स्ट पेज पे सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो वीडियो पढ़ाया था उसमें बताया था। कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ें थी नहीं समझने लायक, बस यही बातें बताई जा रही थी कि जब इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हो रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है जनसंख्या, तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का भी
डिमांड बढ़ता जा रहा है। चलो उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे आ गए थे। इसमें हम लोगों ने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा था, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या थे, जैसे कि वेट बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, जो कि हमें हमारे प्रकृति की तरफ से गिफ्ट में मिले हैं, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गई, रिवर्स में जो पानी है वो हो गया, ओशन, सनलाइट, विंड एनर्जी, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे एक्चुअल, पोटेंशियल और रिजर्व रिसोर्सेज पे। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों, जिन ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम लोग प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपके एक्चुअल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो जगहों पर इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उनके बारे में कुछ मेंशन किया गया था, जैसे कि डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द रर रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया एंड द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। यहाँ पे फोटो में आप लोग ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू देख भी सकते हो, काली मिट्टी। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों, वो रिसोर्सेज जिनको हम लोग अभी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंडर में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम का एग्जाम्पल दिया गया था, जो कि इंडिया में कहाँ पे फाउंड किया जाता है, लद्दाख में। ये एक पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से अफ्रीका में अबेंडेंट फॉर्म में पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड वाटरफॉल्स। ओके, स्ट्रॉन्ग विंड्स को भी यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स बताया गया। ऐसा बताया गया कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थे ये पहले पोटेंशियल रिसोर्स होते थे, लेकिन अभी ये किस कैटेगरी में आ गए हैं, अभी तो ये नेचुरल रिसोर्स के कैटेगरी में आ गए हैं, एक्चुअल रिसोर्स के कैटेगरी में आ गए हैं, क्योंकि पहले इनका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते थे लेकिन आज हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर में डालेंगे। यहाँ पे लिखा है बच्चों, द नीदरलैंड्स इज़ अ वेल नोन कंट्री वेयर विंड मिल्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो नीदरलैंड एक बहुत ही अच्छा देश है जहाँ पे विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर हम लोगों ने रिज़र्व रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो रिज़र्व रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जो कि जिनका अमाउंट जो है वो लिमिटेड है, जो हमें जल्दी से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है, जल्दी से इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि माइनिंग वगैरह से जो रिसोर्सेज निकलते हैं खुदाई करने से, वो हमारे रिज़र्व रिसोर्सेज के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। और इनको हम लोग रिकवर करते हैं, इकोनॉमिकली रिकवर करते हैं, मतलब कि कम मात्रा में इनका इस्तेमाल करते हैं और उनको अपने फ्यूचर यूज़ के टेक्नोलॉजीज़ के लिए बचा करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़े हैं। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक तरीके की बायोटिक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, किस चीज़ का पावर है, देयर नॉलेज एंड स्किल्स। हमारे पास नॉलेज और स्किल्स का पावर है, हमारे पास दिमाग है, इसका हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन। फिर एनिमल्स को भी हम लोगों ने बायोटिक रिसोर्स में रखा था, क्योंकि एनिमल्स भी क्या है, लिविंग बींग्स हैं, और उसका मीट हो गया, मिल्क हो गया, फ्लैश हो गया, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेडिसिन्स, फॉर एक्सेट्रा पर्पसेस। फिर अबायोटिक रिसोर्सेज पे आ जाएंगे हम लोग। अबायोटिक रिसोर्सेज कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स से डिराइव किए जाते हैं। जैसे कि कोल हो गया, आयरन, गोल्ड, कॉपर, निकल, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना, सब मेटल्स टाइप हैं। तो ये कुछ अबायोटिक रिसोर्सेज हमारे हो
दीज आर मोस्टली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो मेनली नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए, अगर एक बार हमने कोयला जला दिया तो वो दोबारा फिर से कोयला नहीं बन पाएगा, वो राख ही बन के रह जाएगा। तो ये सब कुछ कहानी मैंने आप लोगों को सारी बताई थी। फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने सिंपल सा है, जिन रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। आज सूर्य डूबा, रात हो गई, कल फिर सूरज उग जाएगा, ठीक है। आज हवा बही, थोड़ी देर पटा गई, फिर हवा बहने लगेगी। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, प्लांट, ह्यूमंस, ये सब हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स के अंडर में आ गया। ये सब क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है। इनएग्जॉस्टेबल क्यों है बच्चों? क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सोलर एनर्जी क्या है, सूरज कभी डूबना बंद होगा नहीं हो जाए, सूरज कभी डूबना और निकलना बंद हो जाए, मतलब कि सूरज ऐसा कभी होगा जब ना निकले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएंगे जिन चीज़ों को हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये सब जो हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंडर में आ जाएगा, मतलब जिसका हम लोग लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कुछ सालों बाद वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आ गए थे यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या है, जो कि सब जगह मिलते हैं, जो कि हर जगह फाउंड किए जाते हैं, ठीक है ना। अब रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब जगहों पर अलग अलग मात्रा में है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पर कम है। उसी के फॉर्म में यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या है, ये पूरी जगह पर, पूरे अर्थ पर एक समान तरीके से पाए जाते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे हवा नहीं बहती है और इंडिया में हवा बहती है, ठीक है। अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पे धूप नहीं होता है, इंडिया में धूप होता है। तो इस तरीक़े से कुछ नहीं है, सब जगह धूप होता है, हवा बहेगी, ठीक है, लेकिन उसका टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है रिगार्डिंग दी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि सनलाइट। फिर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि कुछ लोकल जगहों पर पाए जाएं, जो कि मतलब जैसे ये चीज़ जहाँ यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, ये रिसोर्सेज थोड़े से हाई होते हैं इन कॉस्ट, मतलब पैसे इनके थोड़े ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब एक जगह रिसोर्स को पाया जा रहा है, उसको दूसरी जगह भेजा जाएगा, तो उसमें भेजने का जो पैसा है वो भी तो लगेगा। फिर आ जाओगे टेंजिबल रिसोर्स और नॉन टेंजिबल रिसोर्स। टेंजिबल रिसोर्स क्या है, जिसको हम लोग छूते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नॉन टेंजिबल रिसोर्सेज जिसको हम लोग देख समझ नहीं सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी कहीं दिखती है क्या, इंटरनेट कहीं दिखता है, नहीं, लेकिन आज इंटरनेट पे दुनिया काम है, इंटरनेट पे आज हम आप साथ साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। टेंजिबल रिसोर्स जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि फूड क्रॉप्स, वो हमारे खाने को हैं और हम उनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। फिर आ जाओगे मैन मेड रिसोर्सेज पे, जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है वो हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हो गए। और ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जो प्रोसेस हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, मतलब लोगों को बढ़ाने में, लोगों को स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने में, उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोगों ने इसके बाद मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कितना मिसयूज़ होता है आजकल के ज़माने में। तो हम लोगों ने इसी के सीक्वेंस में ये समझा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में ये समझा था कि किस तरीके से हम लोगों को रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, ताकि हम लोग आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज को बचा करके रखें, नहीं तो सारे के सारे अभी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोगों को रिसोर्सेज को बचाना है, जैसे कि प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का कंजम्पशन मत करिए, पॉल्यूशन मत क्रिएट करिए, रिसाइकिल करिए रिसोर्सेज का, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम इस्तेमाल करिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ग्लॉसरी और पॉइंट्स इन ब्रीफ पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब एग्जाम्पल पे। चलो MCQs करते हैं फटाफट। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड रिसोर्स। तो मेडिसिन टू क्योर एलिमेंट्स। तो मैन मेड रिसोर्स कौन बनाया, मेडिसिन हम लोगों ने बनाया। तो मेडिसिन जो हो गए वो हमारे मैन मेड रिसोर्स हो गए। मेडिसिन टू क्योर एलिमेंट्स, बीमारियों से बचाव के लिए जो मेडिसिन है वो हो गए मैन मेड रिसोर्स।
ग्रेन रिवॉल्यूशन में क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो लो यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। भाई ग्रेन रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स थे ना, मतलब हम लोग ऐसा बिया लगाएं, ऐसे हम लोग बीज बोएं जिससे हम लोगों को ज़्यादा फसल मिले। तो यहाँ पे लिखा है लो, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसमें से कौन सा है, तो कोल। ठीक है, ये रिन्यू नहीं हो सकता है, जबकि सोलर, एयर, वाटर ये सब को फिर से रिन्यू किया जा सकता है। जो रिसोर्सेज अभी प्रेजेंटली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स समझ आओगे। रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकेंड, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन सम स्पेसिफिक प्लेसेस और एरियाज आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। थर्ड, टैंजिबल रिसोर्सेज कैन बी सीन और टच्ड। ठीक है, टैंजिबल रिसोर्सेज जो है उसको हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। फिर अबायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज एंड एक्सेसिव कंजम्पशन वुड लीड टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज और एक्सेसिव हम लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे तो इससे हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। HYV स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ट्रू फॉल्स पे आ जाओ बच्चों। रिसोर्सेज कैन नेवर बी रिसाइकल। क्या ये बात सही है? रिसोर्सेज कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो रिन्यू हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज सब जगह मिलते हैं, तो गलत। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कुछ पर्टिकुलर प्लेस में मिलते हैं, तो फॉल्स। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिगार्ड एज रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी एक तरीके से रिसोर्स हैं क्योंकि हम लोग अपने स्किल का, नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। बिल्कुल सही बात है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ एयर और सनलाइट है रोज़ रोज़ घटती जा रही है ड्यू टू पोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में इतना हो रहा है कि देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लगा, क्वालिटी ऑफ सनलाइट घट रही है। ठीक है, एयर की क्वालिटी घट रही है, सांस लेने में हम लोगों को अब दिक्कत होगी ऐसी हवा में, प्रदूषित हवा में। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर्स को किया था, फिर हम लोगों ने यहाँ पे गिव 1 और 2 वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बारे में पढ़ा था। जैसे पहला लिखा है द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी सीन ऑन टच्ड। ऐसे रिसोर्सेज जिसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, वो गया नॉन टैंजिबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो कि हम लोग को फ्रीली अवेलेबल है नेचर के द्वारा, वो हमारे हो गए नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज जिसको हम लोग प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो हमारे हो गए बायोटिक रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिसको हम लोग लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। और द प्रोसेस वेयर इन आवर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर नीड्स आर फुलफिल्ड, इसको हम लोग कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब ऐसे इस प्रोसेस, इसका मतलब कि इसमें हम लोग अभी तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग बचा के रखेंगे, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को बोलते हैं। चलो बच्चों, इसी के साथ हमारा हो गया रिविजन कंप्लीट। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।